माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. दे आर दोज ऑर्गेनिज्म विच वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई. दैट मीन्स विदाउट एड हम उन्हें नहीं देख सकते. दे आर सो स्मॉल टू बी सीन विदाउट एनी एड. इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें बिना किसी एड के, बिना किसी एड जैसे कि माइक्रोस्कोप के, बिना माइक्रोस्कोप के हम उन्हें देख ही नहीं पाते. प्लस हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं. ठीक है, यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं. फर्दर हमने 5 मेजर कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि थी बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, आपका प्रोटोजोअन एंड एल्गी. ठीक है, आज हम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है. देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन द मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि आपका एक बैक्टीरिया होता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस. क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस. वो क्या करता है, जो मिल्क में ना एक शुगर होती है जिसे हम बोलते हैं लैक्टो शुगर. आपने देखा होगा जो मिल्क होता है जब आप पीते हैं आपको पता चलता होगा कि उसका ना जो टेस्ट है वो स्वीट है. क्यों? क्योंकि उसमें ना लैक्टो शुगर प्रेजेंट है जो कि एक नेचुरल शुगर है. जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो उस लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. इसलिए जो कर्ड का टेस्ट होता है वो सार होता है, यानी कि खट्टा होता है. तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. क्या रोल प्ले कर रहा है? कि वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है. इसी तरह हम ईस्ट का यूज़ करते हैं ब्रेड में. ठीक है, इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड, केक में, है ना. केक में भी हम किसका यूज़ करते हैं? ईस्ट का यूज़ करते हैं. तो इन सब जगहों पे हमारा क्या यूज़ हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं. इसके साथ साथ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ अल्कोहल प्रोडक्शन में, वाइन प्रोडक्शन में, एसिटिक एसिड, जो विनेगर होता है उसको एसिटिक एसिड कहते हैं, उन सब में भी होता है. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are used in the formation of alcohol, एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड को क्या कहते हैं? विनेगर. अल्कोहल, एसिटिक एसिड एंड वाइन. ठीक है, यहाँ पे भी हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का. देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ हम अल्कोहल में जैसे कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. वो कैसे होता है? जो शुगर होती है ना, नेचुरल शुगर, जैसे मेज़ से जो शुगर मिलती है, शुगर केन से जो शुगर मिलती है. ठीक है, ये सारी क्या हैं? ये सारे हमारे रॉ मटेरियल्स हैं जहाँ से हम शुगर लेते हैं. तो ये जो शुगर होती है इसको हम कन्वर्ट करते हैं अल्कोहल में. ठीक है, इस शुगर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? अल्कोहल में, बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट. बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट. इसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन. ये जो अल्कोहल बनाने का जो प्रोसेस है ना, इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन. क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. इसमें क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ sugar into alcohol, the process of conversion of sugar into alcohol by the action of yeast. is called fermentation. इसको हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन. जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम यूज़ कर रहे हैं अल्कोहल बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में, वाइन बनाने में, तो वो कैसे हो रहा है? जो आपका शुगर है उसको किस में कन्वर्ट किया जा रहा है? अल्कोहल में. शुगर अल्कोहल में कैसे कन्वर्ट हो रही है? बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन. इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये जो प्रोसेस है फर्मेंटेशन, इट वॉज, ये याद रखिएगा, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर. लुइस पास्चर ने ही पास्चराइजेशन
का जो प्रोसेस है वो दिया था, ठीक है, उन्होंने ही वो भी डिस्कवर किया था। तो इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर इन 1857। 1857 में फर्स्ट टाइम जो थे लुइस पास्चर, उन्होंने ये जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो दिया था, ठीक है, वो डिस्कवर किया था। अब हमने अल्कोहल का पढ़ लिया। अब देखिए जो एसिटिक एसिड होता है, जो आपका एसिटिक एसिड है ना, जिसे हम विनेगर भी कह रहे हैं, कब कहेंगे उसे विनेगर? एक्चुअली जो विनेगर होता है ना आपका, इट इज़ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। बेसिकली इट इज़ अ dilute solution of acetic acid. It is a dilute solution of acetic acid. ठीक है। अब ये एसिटिक एसिड कैसे फॉर्म होता है? देखिए एक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया जिसे बोलते हैं एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया, अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है इसकी हेल्प से क्या हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ दिस बैक्टीरिया अल्कोहल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड। जो अल्कोहल है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिटिक एसिड में, ठीक है, क्लियर है। जो एसिटोबैक्टर बैक्टीरियाज होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? अल्कोहल को एसिटिक एसिड फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ये होता कैसे प्रोसेस? एक्चुअली जो अल्कोहल है ना, उसमें हम क्या करते हैं, ये एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया ऐड करते हैं, देन वी बबल्ड द एयर इनटू इट, हम उसमें एयर को पास कराते हैं, ठीक है, देन वी बबल्ड एयर थ्रू इट। उसके बाद क्या होता है, एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, दैट एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एसिटिक एसिड। ये जो एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया है वो किस में किसको कन्वर्ट कर देता है? अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्लियर है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम कमर्शियल लेवल पे भी कर रहे हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, एसिटिक एसिड। इसके साथ साथ हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ जो है मेडिसिन फॉर्मेशन में भी करते हैं, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स में भी हम किसका यूज़ करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are used in the preparation of मेडिसिन्स को ही हम ड्रग्स भी कहते हैं। आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। मेडिसिन्स और ड्रग्स बनाने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स। अब देखिए समझते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स, अभी जैसे बताया मैंने, ये जो मेडिसिन्स आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से फॉर्म हो रही हैं, प्रिपेयर हो रही हैं, इन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। अ मेडिसिन, और इसका रोल क्या है? अ मेडिसिन विच stops the growth, a medicine which stops the growth of or kill the disease causing microorganisms। देखिए आपकी जो एंटीबायोटिक्स है ना, दे आर द मेडिसिन विच आइदर स्टॉप द ग्रोथ और किल दैट डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको मार देती है, या फिर क्या करती है, उनकी ग्रोथ को ही क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती है, इनकी सोर्स क्या हुई? इनकी सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही एंटीबायोटिक्स बनती हैं। और उनका रोल क्या है? कि उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारना या फिर उनकी ग्रोथ को क्या कर देना? स्टॉप कर देना।
जो आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक है, द फर्स्ट एंटीबायोटिक द फर्स्ट एंटीबायोटिक, आपकी जो पहली एंटीबायोटिक है उसका नाम क्या है? पेनिसिलिन। द फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज योर पेनिसिलिन was discovered by the first antibiotic, that is penicillin, was discovered by Alexander Fleming. ये भी जो आपकी फॉर्मेशन हुई थी ना एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की, ये भी बाई चांस हुई थी। क्या हुआ था कि उन्होंने ना एक कल्चर मीडियम तैयार किया था, जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने इन 1929 में क्या किया, एक कल्चर तैयार किया था, कल्चरल प्लेट्स बनाई थी जिसमें वो ना डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज जो थे उनको ग्रो कर रहे थे। तभी उन्होंने ना कुछ ग्रीन कलर के ना स्पोर्स देखे। वो जो ग्रीन कलर के स्पोर्स थे वो क्या थी? फंगस थी। कौन सी फंगस थी? वो पेंसिलियम। ठीक है, क्या थी? उस फंगस का नाम क्या था? उस फंगस का नाम था पेनिसिलियम, जिससे ये एंटीबायोटिक बनी है। तो क्या हुआ, उन्होंने जैसे अपनी कल्चरल मीडियम में डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बेसिकली डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे। तो उन्होंने ना ग्रीन कलर के स्पोर्स देखे। वो स्पोर्स किस चीज़ के थे? फंगस। उन्होंने नोटिस किया कि इस फंगस की वजह से क्या हो रहा है, जो बैक्टीरिया है ना वो फर्दर ग्रो ही नहीं कर पा रहे, और कुछ बैक्टीरियाज तो ऐसे थे जो कि क्या थे? मर गए थे। तब उन्होंने उसी फंगस का यूज़ करके एक एंटीबायोटिक बनाया जिसका नाम क्या रखा गया? पेनिसिलिन। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है एंटीबायोटिक्स का यूज़ बेसिकली किस में करते हैं? फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही करते हैं। ठीक है, कभी भी वायरल इन्फेक्शन होता है तो हम उसमें एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करते हैं। एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड टू कंट्रोल बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस। ठीक है, जो एंटीबायोटिक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक आपकी किसने डिस्कवर की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। नाम क्या था? पेनिसिलिन। किस फंगस से प्रिपेयर की गई थी? पेनिसिलियम। और प्रोसेस क्या हुआ था? ये भी बाई चांस फॉर्म हुई थी, इंटेंशनली नहीं बनाई गई थी, ये अनइंटेंशनल था। जो अलेक्जेंडर थे वो एक अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें उन्होंने एक डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया का कल्चर तैयार किया था। वहाँ पे उन्होंने क्या नोटिस किया कि कुछ ग्रीन कलर के स्पोर्स हैं, और वो स्पोर किसके थे? इस फंगस के थे, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियाज क्या कर रहे थे? फर्दर ग्रो नहीं कर पा रहे थे, और कुछ तो ऐसे थे जो कि मर भी गए थे। जिससे कि उन्होंने क्या किया, फिर ये नोटिस किया और फिर उन्होंने जो एंटीबायोटिक बनाई वो कौन सी थी? पहली पेनिसिलिन। इसलिए बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शंस में। हम वायरल इन्फेक्शंस में उसका एंटीबायोटिक्स का यूज़ नहीं करते। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ प्रिकॉशंस हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वाइल हैविंग दीज एंटीबायोटिक्स। तो जो प्रिकॉशंस है वाइल यूजिंग ऑल दीज एंटीबायोटिक्स वो ये हैं: प्रिकॉशंस ऑफ यूजिंग एंटीबायोटिक्स आर एज फॉलोज। इन प्रिकॉशंस को आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी कोई एंटीबायोटिक ना आपको अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, एंटीबायोटिक शुड ऑलवेज बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द advice of qualified doctor। हमेशा यू शुड ऑलवेज कंप्लीट द फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर।
जो डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको 3 days लेनी है, 5 days लेनी है, तो वो जो कोर्स है आपको वो हमेशा क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए. अ पर्सन मस्ट कंप्लीट, अ पर्सन मस्ट कंप्लीट, a person must complete the full course of antibiotics prescribed by the doctor. और कभी भी unnecessarily नहीं लेनी चाहिए. It should not be taken unnecessarily. It should not be taken unnecessarily. अब देखिए नेक्स्ट आपके जो मेडिक्लिनल पर्पसेस में आती है टर्म वैक्सीन. वैक्सीन्स क्या होती हैं? वैक्सीन इज़ बेसिकली अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज. वैक्सीन्स जो होती हैं ना वो आपकी स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन होती हैं, यानी कि मेडिसिन्स, ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर आपको एक पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है. जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है, वो आपके जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस में रोल प्ले नहीं करेगी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. अगर आपको स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगवानी है और आप हेपेटाइटिस की लगवा लोगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो सिर्फ हेपेटाइटिस के लिए वर्क करेगी. तो जो वैक्सीन्स होती हैं ये ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि आपको एक पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट ही क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. ओके, इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन. It is a special kind of preparation which provides immunity against अ पर्टिकुलर डिसीज़. तो वैक्सीन क्या है? वैक्सीन इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रिपरेशन विच प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिसीज़. ये आपकी क्या है, वैक्सीन होती है. ठीक है. वैक्सीनेशन क्या होगा? यही प्रोसेस, इसी को इंजेक्ट करना बॉडी में ओरली, ठीक है, या फिर इंजेक्शंस के थ्रू, उसको क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑल दीज वैक्सीन्स विल बी योर वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन हो गया आपका, इनको लेना ही, ठीक है, बाय ओरली और बाय इंजेक्शन, वो आपका हो जाएगा वैक्सीनेशन. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन orally और बाय इंजेक्शंस. ठीक है, वो आपकी क्या हो जाएगी, वैक्सीनेशन. ठीक है. आपने बोलते हैं ना वैक्सीनेशन कराना है, छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन होता है, तो स्मॉल पॉक्स की क्या लगा रहे हैं हम, वैक्सीन दे रहे हैं. और वो जो प्रोसेस है वैक्सीन देने का वो क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन. जो एडवर्ड जेनर थे, एडवर्ड जेनर discovered the vaccine for smallpox. अगर आप ईयर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है. इन 1798. तो जो आपकी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने. कौन से सन में, 1798 में. अच्छा, मैं आपको और एक और चीज़ बताती हूँ. वैक्सीन्स जो होती हैं वो मतलब वर्क कैसे करती हैं. एक्चुअली ये जो वैक्सीन्स होती हैं दे कंटेन डेड और वीकेंड बट अलाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिसीज़. वीक होंगे या डेड होंगे, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जो डिसीज़ कॉजिंग. फॉर एग्जांपल जैसे अभी
कोरोना गया था, तो कोरोना की वैक्सीन में जिसको यूज़ किया गया था ना, वो कोरोना वायरस ही था। ठीक है, बस क्या था, वो उसकी डेड या फिर वीकेंड फॉर्म थी। तो जब उस वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो क्या हुआ, वो जब उस वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट किया गया तो क्या हुआ कि जो हेल्दी पर्सन था उसकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसके अगेंस्ट में वर्क किया और कुछ एंटीबॉडीज़ जनरेट किए। ठीक है, हमारे इम्यून सिस्टम ने क्या जनरेट किए, एंटीबॉडीज़। किसके अगेंस्ट, उस वीकेंड या फिर जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर किया गया है जो थ्रू वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीनेशन के थ्रू क्या करते हैं, जो भी वीकेंड और या फिर आप बोल सकते हैं डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में जो है इंजेक्ट करते हैं। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है, वो उसको देख के कुछ एंटीबॉडीज़ जनरेट करता है। ठीक है, वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, उसे मार देते हैं। ठीक है, वो जो डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि उस वैक्सीन में प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। अब क्या होता है, अब हमारे इम्यून सिस्टम ने उस वैक्सीन, जो वैक्सीन हमें दी गई उसको देख के कि उसमें ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, तो उसका रिस्पॉन्स दिया और एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीबॉडीज़ जनरेट कर दिए। अब क्या हुआ, ये ना मेमोरी हमारे इम्यून सिस्टम में रह जाती है हमेशा। तो अब जब नेक्स्ट टाइम नेचुरली भी वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करेगा, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा और फिर वही पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ जो हैं उनको जनरेट करके क्या करेगा, उनको मार देगा। तो इस तरह से जो आपकी वैक्सीन होती है ना, वो वर्क करती हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीज़। ठीक है, क्लियर हुआ। जो वैक्सीन्स होती हैं वो किससे बनी हुई होती है, डेड या फिर आपके जो हैं वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और जब वो डेड या वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है और एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है और उसे मार देता है और एक मेमोरी रह जाती है इम्यून सिस्टम में। अब नेक्स्ट टाइम जब वो नेचुरली हमारी बॉडी में इनकाउंटर करेगा ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा और फिर क्या करेगा, वही एंटीबॉडीज़ जो थी उन्हें क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, जनरेट करेगा, जिससे कि दोबारा से वो जो पर्टिकुलर डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो दैट्स हाउ द वैक्सीन्स वर्क एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीज़। इसके साथ साथ आगे देखते हैं कि और कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। जैसे कि इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये तो, कि कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। और क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, जब आपकी सॉइल जो होगी न्यूट्रिएंट रिच होगी तो यानी वो ज़्यादा फर्टाइल है। तो इसीलिए इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फर्टिलिटी, increasing soil fertility. Also they play an important role in the cleaning of environment. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वायरमेंट क्लीन करने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं, जो भी आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको डिकम्पोज करने में कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। क्या डिकम्पोज कर देते हैं, डिकम्पोज द हार्मफुल डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सब क्या हमने आज पढ़ा है, हमने आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़फुलनेस के बारे में यानी फ्रेंडली नेचर के बारे में पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी होगी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे।